इसी गाइड में स्वागत है। और आज की डेट है 10 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल थी द हिंदू में। और वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है या आपने नई कुछ चीज़ें सीखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहां हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है ब्रिक नेशंस के बीच में। अब मीटिंग में क्या हो रही है क्या नहीं, ये यूपीएससी डे टू डे बिजनेस वाली चीज़ें आपसे नहीं पूछेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रिक ग्रुप, इसी को हम समझेंगे। तो ब्रिक क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है। जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है ब्रिक। और काम क्या करती है? तो मल्टीलैटरल पॉलिसीज पे एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। अब मेंबर्स कौन कौन है ब्रिक के, याद रखनी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हालांकि हमें पता है कि ब्रिक्स में इतने सारे मेंबर्स नहीं थे। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कौन है वो हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकती है ब्रिक के कौन कौन से फाउंडिंग कंट्रीज हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, याद रखनी है, चार ही हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहली समिट कहाँ हुई है ब्रिक्स की? तो ये कैटरनीबर्ग 2009 में हुई थी, आपको याद रखनी है। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, आपको याद रखनी है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है फाउंडिंग कंट्रीज, या आपसे पूछ सकती है कौन कौन सी कंट्रीज या इसके अंदर एडेड है, या कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं ब्रिक की। या आपसे ये पूछ सकती है क्योंकि अभी चार ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक को इसी ईयर 2024 में ज्वाइन किया है। अब ये कौन सी कंट्री हैं? तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताई। एक तो आपसे पूछ ले कि ब्रिक में कौन कौन से मेंबर हैं, तो इन जनरल आपसे सारे ये कंट्रीज़ के बारे में पूछ ले। या आपसे पूछ ले कि सिर्फ फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन है, तो ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और चाइना। या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रिक को ज्वाइन किया है, तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। तीन टाइप की ये क्वेश्चन हो गई। एक टाइप की ये क्वेश्चन ये बेसिक चीज़ पे आपसे पूछ ले, ठीक है, कि पहली समिट कब हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये, या यहाँ और कुछ डिटेल्स है इससे पूछ ले। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस कवर करती है ब्रिक, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को आपको याद रखनी है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और यूपीएससी के लिए ये बहुत अच्छी कैच होती है जहाँ वो परसेंटेज में चेंज करके आपसे पूछती है और वहाँ ट्रिक करती है बच्चों को। ठीक है, तो याद रखनी है 30-45 अच्छे से, ये आप इसे दिमाग में रख लें। अब ये ब्रिक टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया? क्या इसे इंडिया ने किया है? क्या इसे चाइना ने किया है? क्या इसे ब्राज़ील ने किया है? तो नहीं, इसे जिम ओ नीली एक पब्लिकेशन है, ऑथर है, उन्होंने पहली बार ब्रिक की टर्म को यूज़ किया था। कहाँ? तो बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, एक पब्लिकेशन थी, वहाँ इन्होंने हाईलाइट किया था। अब हमें समझना होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक की अपनी खुद की बैंक है। ठीक है। और ये कब लाई गई थी? तो फिफ्थ ब्रिक की समिट जो डरबन में हुई थी वहाँ 2013 में, वैसे वहाँ अग्री सारी कंट्रीज़ ने किया कि ऐसी एक अपनी बैंक होनी चाहिए। अब ये बैंक को सेटअप कब किया गया? तो 2014 में है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? तो शंघाई, चाइना में है। वैसे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ऐसी बैंक एक होनी चाहिए, ये किसने प्रपोज किया है, किसकी ये आइडिया थी? तो ये इंडिया की आइडिया थी। ठीक है। फोर्थ ब्रिक की समिट जो हुई थी दिल्ली में, वहाँ इस बैंक के बारे में इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, इसलिए ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ ले। दूसरी, पहली समिट कहाँ हुई है, ये पूछ ले। कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये पूछ ले। रिसेंटली कौन सी मेंबर ऐड हुई थी, ये पूछ ले। कौन सी इसकी फाउंडिंग मेंबर्स है, ये पूछ ले। कितनी इसमें मेंबर्स हैं, ये आपसे पूछ ले। ठीक है। आपसे ये बेसिक चीज़ें पे पूछ सकती है कि 30 या 45% में चेंजेस करके पूछ ले। ब्रिक को किसने कॉइन किया, ये पूछ ले। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा लाई गई थी, कौन सी कंट्री के द्वारा ये आइडिया दी गई थी, ये आपसे पूछ ले। ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हालांकि ये इंडिया ने प्रपोज किया था, पर इसकी हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। ठीक है। ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी जो आपको मैंने आइडिया दी एज अ जनरल, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिक की समिट 2024 की कहाँ होने वाली है? तो कजान, रशिया में। याद रखनी है, क्योंकि अगर इस ईयर ये कंडक्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी अगर ब्रिक पे पूछती है तो ये भी एक स्टेटमेंट वहाँ पे जनरल स्टेटमेंट हो सकती है कि ब्रिक की समिट हुई है रशिया में। ठीक है। या आपसे पूछ ले कि ब्रिक की समिट रशिया में नहीं हुई है, ब्रिक की समिट हुई है चाइना में या अफ्रीका में हुई है, तो वैसे आपको ट्रिक कर सकती है, इसलिए पता होना चाहिए कजान, रशिया में ब्रिक की समिट होगी 2024 की। तो बहुत सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया, राइट। अब इससे ज़्यादा तो बाहर यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे, अगर आपने इतना समझ लिया
सफिशिएंट है ब्रिक्स के लिए, या इतना क्या, इतना तो प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी आप लिख लेंगे इतनी डिटेल्स में। अगर बेसिक स्ट्रक्चर या ब्रिक्स के बारे में पूछे तो आप हिस्ट्री इसकी बता सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आप। ये एक आर्टिकल आई है जहां ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है कि क्या उनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये सब इसमें की गई हैं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आएगी कि क्या इनकी पर्टिकुलर बातें हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, उसी को हम समझेंगे। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है, तो ये हेड है किस चीज़ की, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। याद रखनी है आपको। काम क्या करते हैं, तो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं ये स्पेसिफिक कैटेगरी अगर कुछ ड्रग्स की होगी, या ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन या सेरा इन इंडिया, ये सारी चीज़ों पे ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अब ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आते किसके अंदर है, यानी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आपको याद रखनी है कि डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये स्टैंडर्ड्स भी सेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, इंपोर्ट हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो ड्रग्स की, अगर वो इंडिया में हो रही है उस चीज़ पे ये स्टैंडर्ड्स भी अपनी सेट करती हैं। अब ये किस चीज़ की कौन सी बॉडी को हेड करती है, अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, CDSCO। अब इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। अब आपको याद रखनी है कि तीन चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हैं, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस। यानी इससे हम यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ये इन तीनों चीज़ों पे रेगुलेट करते होंगे, राइट। कॉस्मेटिक्स पे भी, फार्मास्यूटिकल्स पे भी और मेडिकल डिवाइस में भी, तो ध्यान देना है, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट थी जो आपके लिए मैंने यहाँ ऐड किया है कि ये सेम इसकी फंक्शंस है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो यूरोपियन यूनियन की है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पूछ सकती है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको बताया मैंने कि फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस पे ये रेगुलेट करती है, और आती किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई है जहाँ सेंसस के बारे में बात हुई है, ठीक है। अब सेंसस के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो सेंसस कंडक्ट कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। पहले सिंक्रोनस सेंसस कब हुई, 1881 में, WC पोल्डन जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के थे उनके द्वारा। उसके बाद आपको पता है कि हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट होती है। 15 सेंसस हमारी कब कंडक्ट हुई, 2011 में, ठीक है। और कौन सी एक्ट के तहत ये कंडक्ट हुई है, 1951 के बाद से। तो सेंसस 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये कंडक्ट होती है सेंसस, और इसमें एक प्रावधान है कि बाइंडिंग नहीं है यूनियन गवर्नमेंट पे ये कि कब वो कंडक्ट करे सेंसस और कब वो रिलीज़ करे, इसीलिए इतनी डिले हो रही है। अगर यहाँ पे बाइंडिंग होती तब गवर्नमेंट पे प्रेशर रहती है और वो जल्द से जल्द ये टाइम टू टाइम इसे पब्लिश करती। वैसे भी कोरोना वगैरह आ गई थी, पैंडेमिक आ गई थी, जिसकी वजह से एक रीज़न है जहाँ गवर्नमेंट अपनी बात रखती है कि इसी की वजह से हमने नहीं की, या जो भी अब इंटरनल क्या पॉलिटिक्स है, अब तो गवर्नमेंट ही जाने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब 1951 में इंडिया की पहली इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस कंडक्ट कराई गई है, आपको याद रखनी है। और नाइन्थ सीरीज थी सेंसस की, यानी नाइन्थ सेंसस हुई थी 1951 में, आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक आई है एक स्कीम के बारे में, ये आर्टिकल ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के बारे में, मौसम सेवा स्कीम। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। ये भी लंबी चौड़ी थी पर हम देखेंगे ये स्कीम है क्या क्या नहीं, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, टू स्टेटमेंट वाली यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी है, उसमें ये पूछ सकती है आपसे। और द हिंदू में आई है ये स्कीम, तो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द ग्राम कृषि मौसम सेवा, GKMS स्कीम, अब ये क्यों लाई गई है, ताकि फार्मर्स को हेल्प की जाए, ताकि वो एक्सट्रीम वेदर से बच सके और अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। अब ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ये पर्टिकुलर स्कीम की, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR। तो ये तीन बॉडी मिल के स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, याद रखनी है। वैसे डेली फोरकास्ट प्रोवाइड करेगी सारे ब्लॉक्स के लिए, ठीक है, और जो भी वेदर एडवाइजरी सेंटर्स है वहाँ, और ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कवर्ड है, आपको याद रखनी है। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है, या तो आपसे पूछ ले कि IMD सिर्फ और सिर्फ IMD इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ ले क्या कि डेली नहीं वीकली फोरकास्टिंग प्रोवाइड की जाएगी, या सारी डिस्ट्रिक्ट नहीं कुछ ही डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। तो ऐसा करके यूपीएससी आपके साथ खेल सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। टू स्टेटमेंट
टू लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है, और द हिंदू में है तो इसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आई थी आर्टिकल जहाँ इससे इसकी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि सुखोई SU-30MK1 ये टू सीटर फाइटर जेट है। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो रशिया से ही रिलेटेड है। रशिया की ये फाइटर जेट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है कि सुखोई SU-30MK1 न्यूज़ में थी, या कौन सी पर्टिकुलर कंट्री की फाइटर जेट है या एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ऐसे आ सकती है क्वेश्चन, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब यूपीएससी तो मैं क्या बोलूँ, अब वो एसएससी बैंक रेलवे टाइप के क्वेश्चन पूछने लगी है, जहाँ वो एक्सरसाइज पूछ ले रही है, बुक किसने लिखा है वो पूछ ले रही है, राइट। ओलंपिक्स के बारे में पूछ ले रही है, या मिसाइल्स के बारे में पूछ ले रही है। तो अब ये द हिंदू में है तो इसे भी हमें कवर करना होगा, क्योंकि चांसेस नहीं है इसके बारे में पूछ ले, एयरक्राफ्ट के बारे में भी पूछ ले। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर आई है एक न्यूज़ जहाँ इंडिया और यूएई न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन में एक दूसरे के साथ वर्क कर रही है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में, I2U2 ग्रुप के बारे में यूपीएससी वही पूछेगी। अब ये किसके साथ कॉपरेशन करी है, ये सब अब बैंक एसएससी टाइप क्वेश्चन है, वैसे नहीं पूछेगी, इतने भी बेकार क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। अब I2U2 ग्रुप के बारे में हम देखेंगे। अब इसमें हैं कौन कौन मेंबर्स, तो इंडिया है। I2 से याद रखना है इंडिया इजराइल। U2 से याद रखना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट इस ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको याद रखनी है इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 2021 में इस्टेब्लिश हुई थी। काम क्या करती है, तो इन जॉइंट इन्वेस्टमेंट करती है और इनिशिएटिव को स्टार्ट करती है अगर वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। तो बस यही याद रखना है कि ग्रुप में मेंबर्स कौन है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है I2U2 के ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंक्लूडेड, ठीक है। अगर टू स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगी तो आपसे ऐसे पूछेगी, मेंबर्स एक तो पूछ लेगी, दूसरी इस्टेब्लिश कब हुई थी, या इस्टेब्लिश कब हुई थी नहीं छोड़ के ये पूछ लेगी कि ये कॉपरेट करती है इन इन चीज़ों में, कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में। या इसी में से लोचा कर दे तो क्या कर सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्पेस या फूड सिक्योरिटी पे वर्क करती है। ओनली करके पूछ दे तो जान सकते हैं, ओनली जहाँ पूछ दी वहाँ समझ जाइए स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एमपॉक्स के बारे में न्यूज़ आई हुई है भाई। क्लेड 2 क्या है, तो ये स्टेन है एमपॉक्स की, आपको याद रखनी है। क्लेड 2 यहाँ देख सकते हैं, क्लेड 2 एमपॉक्स की ये स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई है। अब यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि क्लेड 2 रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये स्ट्रेन है एमपॉक्स की, वायरस की स्ट्रेन है, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकती है। हालांकि मैंने इसमें क्लेड 2 के बारे में नहीं मेंशन किया आपके लिए, पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर नोट पैड रखे हो अगर आप अपने साथ में, तो क्लेड 2 के बारे में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब हम एमपॉक्स के बारे में देखेंगे। तो एमपॉक्स बहुत बार देखा है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एमपॉक्स क्या है, तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन एनिमल्स दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या है, तो रैशेस हो जाती हैं जो बाद में ब्लिस्टर की फॉर्म ले लेती हैं। इलनेस कम हो तो खुद रिकवर कर लेंगे, ज़्यादा इन्फेक्शन होगी तो ट्रीटमेंट चाहिए होगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो अगर इन्फेक्टेड स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, या बॉडी फ्लूइड्स, यहाँ तक कि सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आते हैं तब। अब ये आर्टिकल में ये मेंशन थी कि मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखी गई है कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एम्पॉक्स की केसेस इंडिया में हुई थी। तो इसीलिए ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभी कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ही चलाई जा रही है इसे इसे रिकवर यानी ट्रीटमेंट करने के लिए। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है कि ये प्रोसीजर फॉलो होगी तभी ये डिजीज़ से रिकवर होंगे इंडिविजुअल। तो याद रखनी है, नो वैक्सीन नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। एम्पॉक्स कहाँ एंडेमिक है, तो याद रखनी है सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। इंडिया या एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ऐसे करके, या वेस्ट अफ्रीका कर दे, ऐसे करके कर दे, तो आपको याद रखनी है कि स्टेटमेंट वो रॉन्ग रहेगी, क्योंकि ये एंडेमिक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है। वहाँ की एंडेमिक ये डिजीज़ है, ठीक है। अब इसकी नेचुरल रिजर्वायर कौन है, तो कुछ मैमल्स हैं, स्मॉल स्पीसीज मैमल्स हैं जिनमें जिनको सस्पेक्ट किया गया है। हालांकि इसकी नाम एम्पॉक्स है, पर हमारे पास कोई ऐसी डेटा या रिसर्च नहीं है जिसमें हम कह सकें कि ये मंकी से ही होती है, याद रखनी है। पहली ह्यूमन केसेस कहाँ देखने को मिली, 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी चेंज कर सकती है, ह्यूमन की जगह पे एनिमल कर दे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जगह पे इंडिया कर दे या चाइना कर दे, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे। अब ये वेस्ट बैंक पे थोड़ी सी आई है। यूनाइटेड
नेशन राइट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अपनी स्टेटमेंट एक दी है कि इसराइलीज रेट वर्सन क्लाइमेटिशियस वेस्ट बैंक सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट थी इनके द्वारा, इन्होंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, इतनी मार्केट ठीक नहीं है, ठीक है। इसी पे ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर आई हुई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी, कौन सी बॉडी, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखनी है। इस्टेब्लिश कब हुई है, 2006 में। अब ये काम क्या करती है, तो प्रमोट और प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये यूनाइटेड राइट काउंसिल जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, सॉरी, तो इसने किसे रिप्लेस किया है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पूछ सकती है। इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं मेंबर है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया इसकी मेंबर है, आपको याद रखनी है। अब ये आ सकती है क्वेश्चन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल या यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर करके जो थी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है या टू लाइन वाली स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था, और बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करूँगा कि आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा। गेन अगर किया है नॉलेज तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।